हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू सक्षम स्कॉलर। आज हम लेक्चर 13 स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन 301, इन द एक्सरे ट्यूब हाउ मच परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई इन कन्वर्टेड टू एक्सरे, कि एक्सरे ट्यूब में कितने परसेंट इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई जो हम देते हैं वो कन्वर्ट होती है एक्सरे में। ऑप्शन ए 15%, ऑप्शन बी लेस देन 1%, ऑप्शन सी मोर देन 1%, ऑप्शन डी 99.9%। तो क्या हो जाएगा, कितने परसेंट एक्सरे में कन्वर्ट होती है? लेस देन 1%। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और एनर्जी में कितने परसेंट? हीट में 99 या मोर देन 99%। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, इन विच ईयर द रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब वाज इन्वेंटेड, कि जो हमारा रोटेटिंग एनोड ट्यूब है एक्सरे ट्यूब वो कब इन्वेंट हुआ था, या फिर जिसको हम मॉडर्न एक्सरे ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन ए 1898, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1920, ऑप्शन डी 1933। तो हमारा इसमें क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी 1933 में हमारा जो रोटेटिंग एनोड ट्यूब एक्सरे जिसे बोलते हैं, या फिर जिसे हम मॉडर्न एक्सरे ट्यूब बोलते हैं, वो हमारा इन्वेंट हुआ था। ठीक है, 1933 में। ये डेट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एनोड रोटेट एट स्पीड ऑफ अबाउट, कि जो हमारा रोटेटिंग एनोड ट्यूब होता है उसकी जो रोटेशन स्पीड है वो कितनी होती है। ऑप्शन ए कह रहा है 100 रेवोल्यूशन पर मिनट, यानी आरपीएम। आरपीएम मतलब रेवोल्यूशन पर मिनट, कभी कभी सिर्फ शॉर्ट फॉर्म ही लिखा होता है, तो याद रखिएगा। ऑप्शन बी 10,000 टू 20,000 आरपीएम, ऑप्शन सी 8,000 टू 9,000 आरपीएम, ऑप्शन डी कह रहा है 18,000 टू 25,000। इसमें गलत हो गया, करेक्शन है यहाँ पे, 8,000 नहीं 3,000 होगा। पेन नहीं चलिए। ऑप्शन सी हमारा कितना है? 3,000। ठीक है, 3,000 टू 9,000। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कितनी होती है? 3,000 टू 9,000 रेवोल्यूशन पर मिनट, या कहीं कहीं हमें लिख के आता है 36,000। ठीक है, सॉरी 3,600 आरपीएम। ठीक है, कहीं कहीं इतना होता है, या फिर हमारी ये जो एवरेज वैल्यू आती है 3,000 से 9,000 आरपीएम होती है। किसकी? एनोड की रोटेशन स्पीड। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, डेंटल एक्सरे यूनिट सिस्टम यूज, कि जो हमारी डेंटल एक्सरे यूनिट सिस्टम होती है उसमें क्या यूज होता है। ऑप्शन ए रोटेटिंग एनोड ट्यूब होता है, ऑप्शन बी स्टेशनरी एनोड ट्यूब होता है, ऑप्शन सी गैस ट्यूब होता है, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। अब रोटेटिंग एनोड ट्यूब किस में होता है? जो हमारे हाई एमए की मशीन होते हैं उसमें हम रोटेटिंग एनोड ट्यूब यूज करते हैं। गैस ट्यूब हमारी पहले की ट्यूब जो होती थी गैस ट्यूब होती थी, अब हम कौन सी? वैक्यूम ट्यूब यूज करते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी ए एंड बी, तो ए होगा नहीं, तो हमारा जो स्टेशनरी ट्यूब होता है वो हम यूज करते हैं डेंटल में। ठीक है, हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्यों हम स्टेशनरी? क्योंकि हमें डेंटल में ज़्यादा एमए की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो हमारा जो एनोड की लाइफ टाइम होती है वो ज़्यादा चल जाती है, इसलिए हम स्टेशनरी ही यूज करते हैं। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा द रिड्यूस इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे बीम टूवर्ड द एनोड साइड, दिस फिनोमेना इज नोन एज, कि जो एक्सरे की इंटेंसिटी होती है वो एनोड के साइड कम हो रहती है, रिड्यूस होती है। इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कह रहा है लाइन फोकस प्रिंसिपल कहते हैं, ऑप्शन बी हील इफेक्ट कहते हैं, ऑप्शन सी ऑफ फोकस रेडिएशन कहते हैं, एंड ऑप्शन डी कह रहा है स्पेस चार्ज इफेक्ट कहते हैं। तो ये हमने पढ़ा हुआ है कि जो हमारा हील इफेक्ट होता है उसी की वजह से हमारी जो इंटेंसिटी होती है एनोड के साइड में वो कम होती है और कैथोड के साइड में ज़्यादा होती है। तो हमारा ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले स्टार्टिंग के लेक्चर में इस पे मैंने डायग्राम बना के समझाया कि होता क्या है ये इफेक्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, द ट्यूब हाउसिंग इज इंटरनली सील्ड विथ, कि जो हमारी ट्यूब हाउसिंग होती है, जैसे हमारा ट्यूब है ट्यूब हाउस, ठीक है, इसमें जो अंदर का पार्ट है उसकी जो सील्डिंग होती है वो किस चीज की होती है। ऑप्शन ए एल्युमिनियम की होती है, ऑप्शन बी लेड की होती है, ऑप्शन सी निकल की होती है, ऑप्शन डी
मॉलिबेडनम की होती है। तो किसकी होती है? लेड की कोटिंग होती है, ठीक है। लेड की अंदर शील्ड लगी होती है ताकि जो लीकेज रेडिएशन है वो कम हो, ठीक है, ताकि रेडिएशन इससे बाहर ना आए, एब्जॉर्ब हो जाए। तो हम इस लेड की कोटिंग करते हैं या फिर शील्डिंग करते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, द मेजर एडवांटेज ऑफ थ्री फेज जनरेटर ओवर सिंगल फेज जनरेटर, कि जो मेजर एडवांटेज है थ्री फेज जनरेटर की किसी सिंगल फेज जनरेटर की वो क्या है? ऑप्शन ए, एक्स-रे एनर्जी इज लोअर, ऑप्शन बी, प्रोड्यूस ए पल्सेटिंग पोटेंशियल, ऑप्शन सी, प्रोड्यूस ए नियरली कांस्टेंट पोटेंशियल, ऑप्शन डी, लोअर ट्यूब रेटिंग। तो क्या होती है कि वो कांस्टेंट पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, नाउ थ्री फेज जनरेटर आर अवेलेबल टू विथ स्टैंड ट्यूब करंट ऑफ, कि आज के टाइम पे जो थ्री फेज जनरेटर होता है वो कितने ट्यूब करंट जनरेट कर सकता है, ठीक है, मतलब कंट्रोल कर सकता है। ऑप्शन ए 500 mA, ऑप्शन बी 800 mA, ऑप्शन सी 100 mA, सॉरी 1000 mA, ऑप्शन बी 2000 mA। ए कैपिटल में होगा, ठीक है, सब में। एम ए हमारा क्या होता है? एम स्मॉल ए कैपिटल, ठीक है। तो हमारा कितना होगा? 2000 mA तक कर सकता है, ठीक है, कंट्रोल। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसमें। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इफ ए सर्किट प्रोड्यूस 12 पल्सेस पर साइकिल इट इज नोन एज, ठीक है, कि एक सर्किट में अगर 12 पर साइकिल तक जनरेट हो रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए 3 पल्स जनरेटर बोलेंगे, ऑप्शन बी 6 पल्स जनरेटर, ऑप्शन डी सॉरी सी 9 पल्स जनरेटर, ऑप्शन डी 12 पल्स जनरेटर। तो इसको हम क्या बोलेंगे? 12 पल्स जनरेटर, ठीक है। 12 पर साइकिल है तो 12 पल्स जनरेटर, 6 होता है तो 6 पल्स जनरेटर, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कोहेरेंट स्कैटरिंग कंट्रीब्यूट डैश इन डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी, ठीक है, कि जो कोहेरेंट स्कैटरिंग होती है वो कितना कंट्रीब्यूट करती है डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में? ऑप्शन ए लेस देन 5%, ऑप्शन बी लेस देन 90%, ऑप्शन सी मोर देन 33%, ऑप्शन डी मोर देन 90%। तो कितनी होती है? लेस देन 5% होती है कोहेरेंट स्कैटरिंग, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सबसे ज्यादा कौन सी होती है? फोटो इलेक्ट्रिक होती है, 70%। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, द मैक्सिमम फोटोन एनर्जी इन एक्सरे बीम इज डिटरमाइंड बाय, ठीक है, कि जो फोटोन की मैक्सिमम एनर्जी होती है इन एक्सरे बीम वो किससे डिटरमाइंड होती है? ऑप्शन ए एटॉमिक नंबर ऑफ टारगेट से, ऑप्शन बी एटॉमिक नंबर ऑफ एक्सरे बीम फिल्टर से, ऑप्शन सी वोल्टेज अक्रॉस द एक्सरे ट्यूब से, ऑप्शन डी टोटल एक्सपोजर ऑफ टाइम से। तो किससे होती है? जो हमारी फोटोन जो एक्सरे बीम की एनर्जी होती है वो हमारी वोल्टेज से कंट्रोल होती है, ठीक है। जो हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं उसी पे वेरी करता है, उसी पे डिपेंड करता है एनर्जी, ठीक है। और हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक्सरे ट्यूब आउटपुट इज इंक्रीज्ड मोस्ट स्ट्रांगली बाय इंक्रीजिंग द, ठीक है, जो एक्सरे ट्यूब का आउटपुट होता है वो क्या इंक्रीज करने पे बढ़ता है, स्ट्रांग होता है? ऑप्शन ए वोल्टेज अक्रॉस द ट्यूब, ठीक है, यानी केवी को बढ़ाने से, ऑप्शन बी एनोड के डायमीटर को, ऑप्शन सी एटॉमिक नंबर ऑफ द टारगेट, ठीक है, टारगेट के एटॉमिक नंबर को बढ़ाने से, ऑप्शन डी कह रहा है फिल्ट्रेशन। तो हमारा क्या हो जाएगा? वोल्टेज। अभी बताया कि वोल्टेज को इंक्रीज करने पे जो हमारा पहली बात तो ट्यूब का जो आउटपुट होता है वो ज्यादा होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सलेटेड अक्रॉस एन एक्सरे ट्यूब इज डिटरमाइंड बाय, कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके जो एक्सलेट करता है वो एक्सरे ट्यूब में किससे डिटरमाइंड होता है? ऑप्शन ए एनोड की स्पीड, ऑप्शन बी फोकल स्पॉट साइज, ऑप्शन सी फिलामेंट करंट, ऑप्शन डी एक्सरे ट्यूब फिल्ट्रेशन। तो इसमें क्या करेक्ट हो जाएगा? फिलामेंट करंट, ठीक है, हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब जो हम जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं कैथोड से उसको कौन कंट्रोल करता है? तो हमारा फिलामेंट करंट। फिलामेंट करंट मतलब एम ए, ठीक है, जितना ज्यादा हम एम ए देंगे उतना ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, ठीक है, हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, द लाइन फोकस प्रिंसिपल में बी एक्सप्लेन एज,
कि जो लाइन फोकस प्रिंसिपल होता है वो इनमें से किसने एक्सप्लेन किया है? ऑप्शन ए, apparent focus is smaller than exposed target region. Option B, another name for the Hill effect. Option C, image magnification. Option D, reduction in intensity at anode edge. तो इसमें हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लाइन फोकस प्रिंसिपल क्या होता है कि जैसे ये हमारा एनोड है, ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया, ये जो हमारी आ रही है क्या, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं जो हमारे कैथोड से जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, ये जो हो गया ये हमारा क्या होता है, एक्चुअल फोकल स्पॉट। ठीक है, एक्चुअल, ठीक है, जिसको यहाँ पे दिया हुआ है एक्सपोज टारगेट रीजन। ठीक है, और ये जो उससे डाइवर्ज होके नीचे आता है ये हमारा क्या होता है, इफेक्टिव फोकल स्पॉट। ठीक है, उसको यहाँ पे नाम दिया हुआ है अपेरेंट फोकस। ठीक है, तो क्या होता है कि जो हमारा इफेक्टिव फोकल स्पॉट होता है वो हमेशा स्मॉल होता है किससे, एक्चुअल फोकल स्पॉट यानी एक्सपोज टारगेट रीजन से। ठीक है, ये एक्सपोज टारगेट रीजन है, ये जो डिस्टेंस है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यही हमारा लाइन फोकस प्रिंसिपल है। ठीक है, ये इमेज क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जो रेजोल्यूशन है उसको इंक्रीज करता है, लाइन फोकस प्रिंसिपल का यही मतलब है। ठीक है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बीम हार्डनिंग इज इफेक्टेड प्राइमरी बाय, कि बीम हार्डनिंग किससे इफेक्ट होती है? ऑप्शन ए, फिलामेंट करंट से होती है। ऑप्शन बी, ट्यूब करंट से होती है। ऑप्शन सी, एक्सपोजर टाइम से होती है। ऑप्शन डी, फिल्ट्रेशन। तो हमारी बीम हार्डनिंग किससे होती है, फिल्ट्रेशन से। किससे, कौन सा फिल्ट्रेशन, जो हम इनहेरेंट एडेड फिल्ट्रेशन यूज करते हैं उससे। ठीक है, इनहेरेंट से भी एडेड यानी टोटल फिल्ट्रेशन जो होती है, फिल्ट्रेशन का मतलब यहाँ पे टोटल फिल्ट्रेशन से है। ठीक है, उससे बीम हार्डनिंग इफेक्ट होती है। होता क्या है कि उसमें जो लो एनर्जी की एक्सरेज होती हैं उसको ये एब्जॉर्ब कर देता है और सिर्फ जो हाई एनर्जी की होती हैं उन्हीं को पास होने देता है, इसी से बीम हार्डनिंग होती है। ठीक है, तो हमारा फिल्ट्रेशन इफेक्ट करता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है स्टे रेडिएशन इज ए सम ऑफ, कि स्टे रेडिएशन जो होती है वो किन चीजों का ऐड है। ठीक है, ऑप्शन ए, प्राइमरी और ट्रांसमिटेड एक्सरे का। ऑप्शन बी, प्राइमरी एंड स्कैटर्ड रेडिएशन का। ऑप्शन सी, स्कैटर्ड एंड लीकेज रेडिएशन का। ऑप्शन डी, प्राइमरी एंड लीकेज रेडिएशन का। तो किसका है, ये हमारे स्कैटर्ड और लीकेज रेडिएशन का सम है हमारा, जिसको हम स्टे रेडिएशन कहते हैं, या फिर ये हमारी सेकेंडरी रेडिएशन होती है। ठीक है, तो स्टे रेडिएशन याद रखिएगा, स्कैटर्ड और लीकेज ये दोनों मिला के हमारी स्टे रेडिएशन कहलाते हैं। हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात कर रहा है, यानी कि जो प्राइमरी कॉइल होंगी वो कम होगी और सेकेंडरी कॉइल ज्यादा होंगी, और इसका वर्क ये करता क्या है कि जो वोल्टेज होता है वो बढ़ा कर देता है। ठीक है, स्टेप अप। ऑप्शन ए, इंक्रीज करंट। ऑप्शन बी, डिक्रीज वोल्टेज। ऑप्शन सी, इंक्रीज वोल्टेज। ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। तो अभी मैंने बताया कि स्टेप अप है तो हमारा वोल्टेज इंक्रीज करके देगा। ऑप्शन सी, स्टेप डाउन वोल्टेज कम करके देता है। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 318। क्वेश्चन कह रहा है द फोकल स्पॉट साइज इन लार्ज एज मिली एम्पियर इंक्रीज। जैसे जैसे हम एम को इंक्रीज करते हैं वैसे हमारा फोकल स्पॉट साइज बढ़ता जाता है on the repulsion of adjacent electron के रिपल्शन की वजह से। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड, इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, हील इफेक्ट कहते हैं। ऑप्शन बी, ब्लूमिंग इफेक्ट कहते हैं। ऑप्शन सी, लाइन फोकस इफेक्ट कहते हैं। ऑप्शन डी, स्पेस चार्ज कहते हैं। तो क्या कहते हैं, एक सेकेंड। हाँ, तो इसको क्या बोलेंगे? अब सबसे पहले समझ लेते हैं हील इफेक्ट क्या है। इससे पहले मैंने बताया कि जो एनोड के साइड इंटेंसिटी कम होती है वो हमारा हील इफेक्ट होता है। लाइन फोकस प्रिंसिपल क्या होता है, अभी मैंने बताया इससे 2 क्वेश्चन पहले, कि जो इफेक्टिव फोकल स्पॉट होता है स्मॉलर देन होता है हमारे एक्चुअल फोकल स्पॉट से। ठीक है, ऑप्शन डी, स्पेस चार्ज क्या होता है,
जो हमारा लो केवीपी की वजह से जो क्लाउड बन जाता है हमारे कैथोड साइड में, उसको हम स्पेस चार्ज कहते हैं या फिर एडिशन इफेक्ट कहते हैं। और जो हमारे कम एमए देने की वजह से जो फोकल स्पॉट का साइज इनलार्ज हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, ब्लूमिंग इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है A small focal spot is preferred when a priority, कि स्मॉल फोकल स्पॉट हम कब यूज करते हैं। ऑप्शन ए स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए, ऑप्शन बी शॉर्ट एक्सपोजर टाइम के लिए, ऑप्शन सी लार्ज हीट लोडिंग के लिए, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। ठीक है, तो हम स्मॉल फोकल स्पॉट कब यूज करते हैं, जब हमें बेटर स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। ठीक है, स्मॉल फोकल स्पॉट यूज करने से जो हमारा इफेक्टिव फोकल स्पॉट होता है वो हमारा कम होता है, जिसकी वजह से हमारा स्पेशल रेजोल्यूशन बढ़ता है, जिससे हमें बेटर डिटेल मिलती है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आ रहा है। क्वेश्चन कह रहा था इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन इज टिपिकली, कि जो स्कैटर्ड रेडिएशन की इंटेंसिटी होती है वो कितनी होती है। ऑप्शन ए 90% होती है इंटेंसिटी इंसिडेंट ऑन ए पेशेंट, ऑप्शन बी 45% ऑफ द इंटेंसिटी इंसिडेंट on a patient. Option C 99.9 of the percent of the intensity incident on a patient. Option C 0.1% of the intensity incident on a patient. तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कितना होती है, 0.1% होती है। ठीक है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक्स-रे ट्यूब आर सराउंडेड बाय डैश टू एब्जॉर्ब अनवांटेड रेडिएशन, कि जो एक्सरे ट्यूब होता है उसको हम किस चीज से सराउंड करते हैं, जो हमारे अनवांटेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, अनवांटेड जो लीकेज रेडिएशन होती है सबको, जिसकी हमें जो इमेज फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करती, उसे हम अनवांटेड रेडिएशन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए लेड, ऑप्शन बी ग्लास, ऑप्शन सी एल्युमिनियम, ऑप्शन डी ऑयल। तो क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, लेड। जहां भी बात आए कि हम किसी भी रेडिएशन को, मतलब एक्स रेडिएशन को जहां भी एब्जॉर्ब करने की बात है, वहां हम एक ही ऑप्शन लगाएंगे, लेड। ठीक है, लेड ही ऐसा यूज करते हैं हम इसमें जो एक्सरे को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, चाहे वो बैरियर में आए, चाहे खुद की सेफ्टी के लिए आए, चाहे एक्सरे ट्यूब की कवरिंग के लिए आए, कोटिंग के लिए आए, कुछ भी। ठीक है, लेड ही हमारा उसमें करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कूलिंग ऑफ द एनोड एंड हाउसिंग इज डिस्क्राइब बाय, ठीक है, एनोड की जो कूलिंग होती है एंड हाउसिंग इज डिस्क्राइब बाय, किसके द्वारा डिस्क्राइब होती है। ऑप्शन ए एंजियोग्राफिक रेटिंग चार्ट, एंजियोग्राफी का जो रेटिंग चार्ट होता है उससे। ऑप्शन बी थर्मल कैरेक्टरिस्टिक चार्ज, ऑप्शन सी एनोड हीटिंग चार्ज, ऑप्शन डी रेडियोग्राफिक रेटिंग चार्ट। तो इसमें हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा, थर्मल कैरेक्टरिस्टिक चार्ज। ठीक है, हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसमें। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है द थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ पेयर प्रोडक्शन, पेयर प्रोडक्शन की थ्रेशोल्ड एनर्जी पूछ रहा है। ऑप्शन ए 3.45 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन बी 5.11 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन सी 6.88 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन डी 1.022 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कितनी होती है पेयर प्रोडक्शन की थ्रेशोल्ड एनर्जी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 1.022 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये वैल्यू आप रट लीजिए, ये क्वेश्चन आते भी बहुत है। ठीक है, पेयर प्रोडक्शन की सबसे ज्यादा पूछा जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, बाकी की नहीं पूछी जाती, बट बाकी की भी याद रखना, बट पेयर प्रोडक्शन की सबसे ज्यादा पुटअप होती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द एटीन्यूएशन कोफिशिएंट ऑफ डायग्नोस्टिक एक्सरे फोटॉन इन सॉफ्ट टिश्यू, ठीक है, जो एटीन्यूएशन कोफिशिएंट होती है डायग्नोस्टिक एक्सरे फोटॉन में सॉफ्ट टिश्यू में, वो क्या होती है। ऑप्शन ए डिक्रीज कॉन्टिन्यूसली विथ इंक्रीजिंग एनर्जी, option B decrease to about 25 kiloelectron volt then rises again, option C increase continuously with energy, option D depend on the molecular structure। तो हमारा इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, डिक्रीज कॉन्टिन्यूसली विथ इंक्रीजिंग एनर्जी। जैसे जैसे हम एनर्जी बढ़ाते जाते हैं वैसे ये कम होता जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेंचिंग गैसेस आर यूज्ड इन, कि इनमें से हम क्वेंचिंग गैसेस किस में यूज करते हैं। ऑप्शन ए आयोनाइजिंग चैम्बर में, सी पॉकेट चैम्बर, पॉकेट डोजीमीटर होगा। ठीक है, डोजीमीटर, ठीक है, डोजीमीटर, पॉकेट चैम्बर कुछ नहीं होता है, पॉकेट डोजीमीटर होता है। ऑप्शन सी टीआईडी में, ऑप्शन सी ऑप्शन डी जीजर मॉलिक्यूलर काउंटर। तो क्वेंचिंग गैसेस किस में होता है हमारा,
गीगर मॉलिक्यूलर काउंटर में। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस लेक्चर का। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएंगी सक्षम स्कॉलर पे। इससे पहले की अपलोड हो चुकी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया हो। थैंक यू सो मच।